चैप्टर्स 241, 242, 243, 244, चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर 241, हुआंग जिन पहाड़। अरे ये तो वही है, ही, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। भाई कियांग और उसके ग्रुप की एक फैंग युआन को देखते ही चमक उठी। भाई, इसकी बाजू टूटते हुए देखने के लिए मैं तो आखिरी दम तक वेट कर सकता हूं। लेडी जैंग कितनी दयालु हैं, जैंग क्लैन से पंगा लेने के बाद भी उसी मौत की सजा नहीं दी। अच्छा, तो उसी यहां भेजने का प्लान था। फैंग युआन धीरे धीरे पत्थर की टेबल की तरफ बढ़ा और आकर सीधा बैठ गया। बंदरों के राजा ने उसी घूरा, फिर अपनी बांह आगे बढ़ाई। दोनों ने एक दूसरे के पंजे पकड़े और अनगिनत नजरों के नीचे मुकाबला शुरू हो गया। बंदरों के राजा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन फैंग युआन की बांह जैसे लोहे की बनी हो, 1 इंच भी नहीं हिली। बंदरों के राजा की ईंट की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसके चेहरे पर हल्की सी हैरानी झलक रही थी। ये उसकी जिंदगी में मिला सबसे ताकतवर इंसान था। फैंग युआन मन हाय मन हंसा। जब मेरे पास सिर्फ 2 सूअरों की ताकत थी तब भी मैं इस बंदर के राजा को हरा सकता था। अब तो मेरी ताकत में आधे मगरमच्छ की शक्ति और जुड़ गई है। बंदरों का राजा पहले ही कई राउंड लड़ चुका था और उसकी ताकत अब कम हो चुकी थी। कहने को ये जीत फैंग युआन के लिए बिल्कुल पक्की थी। इस बंदर के राजा में कोई खास दम नहीं है। इससे पहले जो गू मास्टर्स हारे द, जिनके पास भालू या घोड़े की ताकत थी, वो इसलिए नहीं हारे कि उनकी शक्ति इससे कम थी, बल्कि इसलिए हारे क्योंकि वो पंजा लड़ने में अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। असल में हर ताकत वाले गू जैसे भालू की शक्ति, घोड़े की शक्ति, खरगोश की शक्ति, मछली की शक्ति, कछुए की शक्ति या मगरमच्छ की शक्ति सब अलग अलग थे। ये फर्क सिर्फ ताकत की क्वांटिटी में नहीं था, बल्कि उनके एक्सपर्टीज के फील्ड में था। भालू की ताकत थप्पड़ मारने के लिए, घोड़े की ताकत दौड़ने के लिए, खरगोश की ताकत उछालने के लिए, कछुए की ताकत सहन शक्ति के लिए और मगरमच्छ की ताकत काटने के लिए। सबके अपने अपने एक्सपर्टीज के एरिया थे। दूसरे शब्दों में, कुछ खास सिचुएशंस में कुछ तरह की ताकतों को उनके मैक्सिमम इफेक्ट तक इस्तेमाल किया जा सकता था। और जहां तक पंजा लड़ने की बात है, इसमें बाजुओं की ताकत पर फोकस होता है। ये जो चोर बंदर द इस मामले में एक्सपर्ट थे। उनके शरीर को देखकर ही कोई भी बता सकता था, उनके ऊपरी हाथ पैर उनके नीचे के हाथ पैरों से दोगुने मोटे थे। वो पैदाइशी पंजा लड़ा सकते थे, उनके पास स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बुनियाद थी। अगर पंजा लड़ने की जगह कोई दूसरा मुकाबला होता, तो हारे हुए कई गू मास्टर्स शायद इस चोर बंदर के राजा को हरा देते। इससे यह साबित होता है कि हर शक्ति की अपनी एक खासियत होती है और उन्हें सिर्फ ताकत की क्वांटिटी से जज नहीं किया जा सकता। इंसानों का हाई एग्जाम्पल ले लो, एक घूसा हमेशा एक लात से कमजोर ही होगा। नॉर्मल कंडीशन में एक इंसान अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरे पास 2 सूअरों की ताकत है, आधे मगरमच्छ की ताकत है और मेरी अपनी ताकत, लेकिन यह नामुमकिन है कि पंजा लड़ते वक्त मेरी ताकत इन सब के बराबर हो। हाँ, अपनी सारी ताकत एक हाई मूवमेंट में कंसंट्रेट करना नामुमकिन नहीं है। उसके लिए वो लेजेंडरी गू वर्म चाहिए होगा। फैंग युआन पंजा लड़ने में अपनी असली ताकत नहीं दिखा सकता था, लेकिन उसकी बुनियाद बहुत मजबूत थी और वो अपनी जीत गारंटी कर सकता था। लेकिन वो इसे इतना साफ साफ नहीं दिखा सकता था, इसलिए उसने जानबूझकर एक मुश्किल में होने वाला एक्सप्रेशन बनाया। उसकी बाहें कांपने लगी जैसे वो बंदरों के राजा के साथ बराबरी पर अटका हुआ हो। धीरे धीरे उसकी बाह ने बंदरों के राजा की बाह को नीचे धकेलना शुरू कर दिया। जब मुकाबला खत्म हुआ तो लगभग सभी लोग हक्के बाकी रह गए। ये तो सच में जीत गया। इस बंदे के पास पैदाइशी अनोखी ताकत है। इंसानों के ग्रुप में शोर मच गया, उनकी हैरानी भरी सरगोशियां दूसरों तक फैलने लगी। इस बंदे के बारे में पता करो। अगर पॉसिबल हुआ तो यूएसईवाई फौरन रिक्रूट करना होगा। सभी बड़े क्लान्स के मुखियों में एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई। अनगू मास्टर्स के मुकाबले जिन्हें वो काफी पैसा इन्वेस्ट करके तैयार करते द फैंग युआन का क्वालिटी टू प्राइस रेशो बहुत ज्यादा था। वो उसी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के इस्तेमाल कर सकते थे और अपने कारवां के लिए मुनाफा ला सकते थे। जैन क्लैन की किस्मत अच्छी है, ऐसा हीरा हाथ लगा है। तुरंत कई गू मास्टर्स की नजरों में जैन क्लैन के लिए थोड़ी जलन दिखने लगी। ए फ्लैट समझ में आया हम उसी क्यों नहीं हरा पाए। भाई कियांग और उसका ग्रुप लाजवाब हो गया था। ये तो कोई राक्षस है। ए फ्लैट सोचता हूं तो लगता है मेरी किस्मत कितनी अच्छी थी कि उसने मुझे मार मार के अधमरा नहीं कर दिया। जब इस गुलाम के ग्रुप ने पीछे मुड़कर सोचा तो उनके अंदर एक डर सा बैठ गया। वो पहले फैंग युआन से बदला लेने की सोच रहे थे, लेकिन अब ये मंजर देखकर उनकी बदले की सारी उम्मीदें दूर हो गईं। उल्टा
उन्हें ये चिंता होने लगी कि फैंग युआन फ्यूचर में उनके लिए कोई परेशानी ना खड़ी कर दे। चेन क्लैन के बूढ़े स्टीवर्ट का चेहरा बाद रंग हो गया था। सोचना भी मत कि इस बेवकूफ के पास इतनी जबरदस्त ताकत होगी। कैसी बुरी किस्मत है, बस अब वाइस लीडर मुझे दोष ना दे। उसने डरते डरते चेन क्लैन के वाइस लीडर पर एक नजर डाली। चेन क्लैन का वाइस लीडर आंखें सिकोड़े सोच रहा था, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसी जैन क्लैन के इरादों पर शक होने लगा था। क्या उन दोनों को मांगना एक चाल थी? क्या उन्होंने इस गुलाम की कीमत देख ली थी और जानबूझकर उसी अपने पास रख लिया था और फिर उन्हें मांगने आ गए? जितना वो सोचता उतना ही उसी अपनी सोच सही लगती। वो गुस्से में ठंडी सांस लिए बिना नहीं रह सका। कोई भी जिसे लगे कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसका मूड अच्छा नहीं होगा। लेकिन गलती तो हो चुकी थी, अब वो सिर्फ अपनी नाक बैंड करके इस बुरी किस्मत को सह सकता था। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? गुलाम लड़की सियोडाई ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। इस नतीजे पर वो बिल्कुल स्पीचलेस थी। शैंग शिनसियाई के चेहरे से चिंता गायब हो गई और उसकी जगह एक मुस्कान ने ले ली। चलो। जांग जू ने एक अजीब से एक्सप्रेशन के साथ अपनी सेना को आगे बढ़ने का इशारा किया। फैंग युआन जीत गया, जिससे जांग क्लैन का कैरावान इस चेकपॉइंट से गुजर सका। फैंग युआन ने लगातार 2 राउंड जीते। जांग क्लैन का कारवां ZY डिटार रास्ता पार कर चुका था। तीसरे राउंड में फैंग युआन ने जानबूझकर हार मान ली ताकि उसका भेस बना रहे, जिसके नतीजे में जांग क्लैन के गाड़ियों से काफी सामान निकाल लिया गया। इसके बावजूद फैंग युआन का परफॉर्मेंस लोगों को उसी एक नए नज़र से देखने के लिए काफी था। कारवां में वापस आने पर उसका गर्माजोशी से स्वागत किया गया। लेडी जांग, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। उसने शांग शिनसियाई के आगे हाथ जोड़े। शांग शिनसियाई की खूबसूरत एनी चमक उठी जब उसने फैंग युआन को दोबारा नापा और नरम आवाज में कहा, मेरी माँ कहती थी कि लोगों को उनके रंग रूप से नहीं जज करना चाहिए, और ही तुमने मुझे इसका जीता जागता सबूत दिया है। मैं तुम्हारी सच में शुक्रगुजार हूं। ये 150 प्राइमेवल स्टोन्स हैं, मेरी तरफ से शुक्रिया। 150 प्राइमेवल स्टोन्स? गुलाम लड़की सियोडाई CHAU का गई, मिस, आप उसी इतना ज्यादा क्यों दे रही हैं? फैंग युआन ने एक कदम पीछे हटा और बड़े स्वाभिमान से माना कर दिया, लेडी, मैंने ये आपकी मेहरबानी का कर्ज चुकाने के लिए किया है, इन प्राइमेवल स्टोन्स के लिए नहीं। प्लीज इन्हें वापस ले लीजिए, मैं ये इनाम नहीं ले सकता। सियोडाई ने तुरंत हामी भरी, मिस, देखिए वो नहीं लेना चाहता, बेहतर है कि आप इसे रख लें। लेकिन शांग शिनसियाई ने जिद की, ये इनाम नहीं है, बल्कि शुक्रिया का तोहफा है, मेरी तरफ से शुक्रिया। फैंग युआन ने एक स्वाभिमानी एक्सप्रेशन दिखाया और गंभीर लहजे में कहा, ये 150 प्राइमेवल स्टोन्स तो क्या, अगर ये 1000 प्राइमेवल स्टोन्स भी होते तो भी मैं नहीं लेता। लेडी जांग, मैं भले ही एक मामूली इंसान हूं, लेकिन प्लीज मेरी बेइज्जती मत कीजिए। ये शांग शिनसियाई ऐसी बात पर बेबस हो गई और USCY प्राइमेवल स्टोन्स वापस रखने पड़े। HMPH, तमीज तो है तुम में। सियोडाई ने अपना मुंह टेढ़ा किया। जांग जू चुप रहा, उसकी नजर और भी उलझ गई थी। जान बचाने का एहसान चुकाना मुश्किल है, प्लीज मुझे अपनी ताकत आपके लिए इस्तेमाल करने दीजिए। फैंग युआन ने हाथ जोड़े। चोर बंदरों के पहाड़ पर कई बंदर ग्रुप दी और ट्रेड रूट पर हर थोड़ी दूर पर कुछ बंदर ग्रुप इलाके पर कब्जा कर लेते और एक चेकपॉइंट बना देते। फैंग युआन बार बार उनसे मुकाबला करने जाता और अपने जानबूझकर किए गए परफॉर्मेंस के तहत वो कुछ जीता और कुछ हारता। कैरावान रुकते चलते हुए चोर बंदरों के पहाड़ पर 20 दिन से ज्यादा बिताने के बाद आखिरकार वो इस ऊंचे पहाड़ से बाहर निकले। फ्लैट तक कैरावान्स में सामान लगभग आधा हो चुका था। माहौल में उदासी थी, सिर्फ जांग क्लैन हाई खुश था। फैंग युआन की ताकत की वजह से उनका नुकसान उनके पहले के अनुमान से कहीं कम था। फैंग युआन मशहूर हो गया और कई क्लैन्स ने अपने गुलाम उससे मिलने के लिए भेजे। वो सब फैंग युआन को रिक्रूट करना चाहते थे और उन्होंने अच्छे अच्छे ऑफर्स दिए, लेकिन फैंग युआन ने सबको माना कर दिया और जांग क्लैन के साथ ही रहा। तुम्हारे अंदर थोड़ी शर्म है, लड़के। तुमने मिसी की मेहरबानी को बर्बाद नहीं किया। सियोडाई का रवैया फैंग युआन के प्रति बदल गया था। ये गुलाम लड़की जो सोचती थी वो ही बोल देती थी और ज्यादा चालक नहीं थी, लेकिन उसका रवैया चाहे जो भी हो, फैंग युआन के लिए वो कभी मैटर नहीं करता था। फैंग युआन को सिर्फ शांग शिनसियाई और उसके गार्ड जांग जू की परवाह थी। शांग शिनसियाई नरम और दयालु थी, लेकिन बहुत होशियार भी थी। गू मास्टर जांग जू बहुत अनुभवी और सतर्क था। फैंग युआन को तो ये भी महसूस होने लगा था कि जांग जू इस पर शक करने लगा है। अकेले में बाइनिंग बिंग ने भी फैंग युआन को याद दिलाया,
वो 150 प्राइमेवल स्टोन्स को माना करना एक गलती थी। तुम्हारी अभी की पहचान के हिसाब से इतनी बड़ी रकम से तुम्हारा दिल कैसे नहीं पिघला? सावधानी के लिए हमें कुछ समय के लिए कल्टीवेशन रोक देनी चाहिए ताकि ज़ांगजू की गुप्त जांच से बच सकें। लेकिन फैंग युआन ने इस सुझाव को माना कर दिया और हर रात लगातार कल्टिवेट करता रहा। बाइनिंग बिंग ने भी कोऑपरेट किया। उसको अपनी पहचान के खुलने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। असल में वो फैंग युआन की हार देखने के लिए ज्यादा उत्सुक थी। स्नो सिल्वर प्राइमेवल एसेंस ने फैंग युआन को जबरदस्त मदद दी। उसकी कल्टिवेशन स्पीड ऐसे बढ़ रही थी जैसे पंख लग गए हों। जिस रात वो फेईहू पहाड़ के इलाके से ऑफिशियली निकले थे, फैंग युआन रैंक 2 इनिशियल स्टेज से मिडिल स्टेज में पहुंच गया था। जब तक थकाहारा कैरावान हुआंगजिन पहाड़ के दामन में पहुंचा, फैंग युआन क्रोकोडाइल स्ट्रेंथ गो को पूरा कर चुका था। उसकी ताकत हमेशा के लिए एक मगरमच्छ की शक्ति से बढ़ गई थी। हुआंगजिन पहाड़ में बहुत सारी सोने की खदानें थी। उसकी मिट्टी में भरपूर सोना था और अगर कोई पहाड़ की नदियों से पानी उठाकर उसकी तलछट को छाने तो दर्जनों सोने के कण मिल सकते थे। दिन में जब सूरज हुआंगजिन पहाड़ पर चमकता था तो पहाड़ अक्सर एक धुंधली सुनहरी रोशनी रिफ्लेक्ट करता था। रोशनी से घिरा पहाड़ का मंजर एक शानदार खूबसूरती थी। अगर ये हुआंगजिन पहाड़ अर्थ पर होता तो इसके लिए जरूर खूनी झगड़े और जांग छिड़ जाती। लेकिन इस दुनिया में करेंसी प्राइमेवल स्टोन थी और सोना सिर्फ एक तरह का धातु खनिज बनकर रह गया था। इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल गू रिफाइन करने के लिए एक मटेरियल के तौर पर था। हुआंगजिन पहाड़ में 2 क्लैंस थे। पहाड़ के दक्षिणी हिस्से में हुआंग गांव था और उत्तरी हिस्से में जिन गांव था। एक पहाड़ 2 शेरों को नहीं रख सकता। किंगमाओ पहाड़ से अंदाजा लगाया जा सकता था कि हुआंग और जिन क्लैन के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। कारवां के आने का स्वागत तो दोनों क्लैन्स ने किया, लेकिन दोनों क्लैन से नोटिस आ गया। कारवां सिर्फ एक हाई क्लैन चुन सकता था। अगर उन्होंने हुआंग क्लैन चुना तो वो जिन क्लैन नहीं जा सकते थे और इसका उल्टा भी वही था। कारवां में बहुत से लोग थे और बहुत से काम करने थे, इसलिए हमेशा ट्रैफिक का बड़ा फ्लो रहता था। दोनों क्लान्स के कैरावान्स की मदद से एक दूसरे पर हमला करने के बदनाम रिकॉर्ड इसलिए उन्होंने सख्त आदेश जारी किए थे। कैरावान्स के मुखियाओं के अलग अलग विचार थे कि कौन से क्लैन को चुना जाए। उनकी अपनी जरूरतें और सोच थी, इसलिए आपस में चर्चा करने के बाद कैरावान्स का ये झुंड 2 हिस्सों में बंट गया। दोनों ग्रुप अलग अलग दोनों क्लान्स के पास जाएंगे। हाँ, वो गांव में दाखिल नहीं हो सकते थे। ज्यादातर सैनिक सिर्फ गांव के आसपास ही रुक सकते थे। जब ये सब तय हो गया, ज़ांगजू ने अकेले में शांग शिनसियाई से मुलाकात की। मैं कई दिनों से चुपके से जांच कर रहा हूं। ही तू और बाई बहुत शक के घेरे में हैं। मेरा सुझाव है कि हम उन्हें अपने ग्रुप से निकाल दें। चैप्टर 242 होशियार लोगों की आपसी समझ। शक के घेरे में शांग शिनसियाई की पलकें उसकी घनी आईलैशेस के नीचे झपकी। ज़ांगजू ने सर हिलाया और गंभीरता से कहा, असल में मुझे अन पर तब से शक था जब हम फेईहू पहाड़ में दाखिल हुए थे। मिस, आपने उन्हें 150 प्राइमेवल स्टोन्स दिए, लेकिन इतनी बड़ी रकम से भी अन पर कोई असर नहीं हुआ। ये बात सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। वो थोड़ी देर रुका और फिर बोला, मैं इन दिनों अन पर चुपके से नजर रखे हुए था और मुझे और भी शक करने वाली बातें मिली हैं। सबसे पहले, वो अपने आसपास के गुलामों से ना के बराबर बात करते हैं, जैसे वो गायब ही रहना चाहते हों। दूसरा, उन्होंने कई क्लान्स के रिक्रूटमेंट ऑफर्स ठुकरा दिए, जबकि उनकी शर्तें बहुत अच्छी थी। मिस, क्या आपको याद है जब वो उस रात हमसे मदद मांगने आया था? ही तू, अस आदमी में इतनी ताकत है, भला उसी को इस हालत तक जख्मी कैसे कर सकता है? और आखिर में, मेरे ऑब्जर्वेशन के मुताबिक उसका साथी मर्दों के कपड़े पहने हुए है, पर असल में वो एक औरत है। कैंप में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद शांग शिनसियाई मुस्कुराई। जबरदस्त ताकत का मतलब ये तो नहीं कि वो हमेशा दूसरों से जीत ही जाएगा, है ना? 2 मुठियां 4 हाथों का मुकाबला नहीं कर सकती। ही तू का जख्मी होना नॉर्मल था। असल में, आपने जिन भी शक वाली बातों का जिक्र किया है, मैं उन सब के बारे में जानती हूं। ज़ांगजू को बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। वो शांग शिनसियाई को समझता था और उसकी होशियारी से वाकिफ था। मिस, शांग शिनसियाई ने आंखें झपकाए। उसके चेहरे पर एक नरम और प्यारी मुस्कान थी। अंकल ज़ांगजू, आप इतने दिनों से बेचैनी महसूस कर रहे थे, है ना? ये देखकर कि मैं इस मामले में कोई एक्शन नहीं ले रही, आप आज मुझे याद दिलाने आए। ज़ांगजू मुस्कुराया, मैं आपसे कुछ नहीं छिपा सकता। लेकिन आप अब भी उन्हें अपने पास क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि मुझे उनसे कोई गलत इरादा महसूस नहीं हुआ। शांग शिनसियाई की एड में एक समझदारी की चमक थी। हमें अनपार फेईहू पहाड़ में शक हुआ,
और अगर वो उस वक्त आगे ना आते तो हमें कभी शक करने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन उन्होंने फिर भी रिस्क क्यों लिया? क्या वो मेरी मदद करने के लिए नहीं था? अगर उनके इरादे नेक नहीं होते तो वो जरूर छुपे रहते और साइड से तमाशा देखते, है ना? या शायद वो 150 प्राइमेवल स्टोन्स ले लेते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब ही तूने कहा कि वो मेरी मेहरबानी का कर्ज चुका रहा है, तो उसका एक्सप्रेशन सच्चा था और मैं बता सकती थी कि वो सच बोल रहा था। वो सच में इस एहसान को चुकाना चाहता था। शैंग शिनसियाई ने कहा। जांग जू कुछ देर तक लाजवाब रहा, लेकिन वो लोग सीधे साड़े नहीं हैं, उनके जरूर कोई राज हैं। शैंग शिनसियाई के चेहरे पर एक फूल की तरह मुस्कान खिल उठी। हर किसी के अपने राज होते हैं, मेरे भी हैं, तो क्या राज होने से कोई बुरा इंसान बन जाता है? ये दुनिया रोशन है, और जो इंसान एहसान का बदला चुकाना जानता हो, उसके बुरा होने की भी एक हद होती है ना? शायद आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं ये सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा कि उनके इरादे क्या हैं। शायद वो किसी चीज की साजिश कर रहे हैं। रुकिए, मैं जानता हूं, वो जरूर किसी डाकुओं के साथी हैं। वो कारवां में शामिल हुए हैं और डिमोनिक पद के लोगों के साथ मिलकर इसे लूटने का प्लान बना रहे हैं। ये बात अजीब लगती है। शैंग शिनसियाई ने सर हिलाया। अगर वो साथी होते तो उनके पास छुपे रहने का और भी बड़ा कारण होता। वो फेईहू पहाड़ में खुद को एक्सपोज क्यों करते? इतने सारे लोगों ने उन्हें रिक्रूट करने की कोशिश की। वो आसानी से दूसरे ग्रुप्स में शामिल हो सकते थे और उनके लिए छिपना उतना ही आसान होता। उन्होंने हमारे साथ ही रहने का फैसला क्यों किया? मुझे लगता है कि उन्होंने जरूर कोई तकलीफ झेली है। हमने उनकी मदद की और अब वो हमें एहसान चुका रहे हैं। ए फ्लैट, वो अपनी पहचान छिपाना चाहते हैं। मुझे लगता है हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जांग जू ने सर हिलाते हुए आ भरी। मिस, आप हमेशा दूसरों के बारे में क्यों सोचती हैं? इंसान को दूसरों से बचकर रहना सीखना चाहिए। अंकल जांग जू, शांग शिनसियाई ने कहा, अगर हम सच में लूट जाते हैं तो प्लीज सामान बचाने के लिए लड़ने मत जाना। अगर सामान चला गया तो चला गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी मां की आखिरी इच्छा थी कि मैं एक निशानी लेकर शांगक्लैन शहर में किसी से मिलूं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वो इंसान हमें एक्सेप्ट नहीं करता तो हमें इस सामान के सहारे ही जीना चाहिए। मेरी मां जल्दी गुजर गई। वो ये नहीं बता पाई कि मुझे किसे ढूंढना है। लेकिन मुझे लगता है कि दौलत तो सिर्फ दुनियावी चीजें हैं। मां तो मुझे छोड़कर चली गई हैं। आप और सीओ डायहाई मेरे बचे हुए रिश्तेदार हैं। मैं आप लोगों को किसी भी मुसीबत में नहीं देखना चाहती। मिस, ऐसा कभी मत कहिए। जांग जू की एड़ भावुक होकर लाल हो गई। आओ देखो, एकदम असली और सच्चा शेंजिया सिल्क। हर तरह की बेहतरीन शराब सबको टेस्ट करने के लिए वेलकम है। गोल्डन चीगू, सिर्फ 50 प्राइमेवल स्टोन्स में। टेम्पररी मार्केट में बातों का शोरगुल था और फेरी वाले अपना सामान बेच रहे थे जबकि लोग इधर उधर आ जा रहे थे। जब भी कोई कारवां गुजरता तो क्लान्स के लिए ये एक त्योहार जैसा होता था। टेम्पररी मार्केट में सिर्फ कारवां ही अपना सामान नहीं बेच रहा था, कुछ जिन क्लैंसमैन भी अपना सामान बेच रहे थे। जो सामान वो बेच रहे थे वो ज्यादातर सोने की मूर्तियां या औजार थे। वहां बर्तन, कप, करचे और तसले थे। उनकी गहरी मूर्तिकला का हुनर जानदारों और इंसानों की जीवंत मूर्तियों में दिख रहा था। और लाल, हरे, पीले और नीले रंग के रत्नों या मोतियों के साथ मूर्तियां और भी खूबसूरत लग रही थी। हुवांग जिन पहाड़ एक ऐसी जगह थी जिस पर ऊपरवाले की मेहरबानी थी, जहां हर तरफ सोना मिलता था। यहां रहने वाले लोग, यहां तक कि गरीब गुलाम भी कुछ ना कुछ गहने जैसे सोने की अंगूठियां और सोने के हार पहने हुए थे। कई लड़कियों द्वारा पहने गए बालों के कांटे, बालियां और कंगन सोने की चमक से चमक रहे थे, जो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वो सुंदर आवाजों में ग्रुप्स में एक दूसरे से बातें कर रही थी जो ताज़ा और मासूम थी। जहां तक जिन क्लैन के गू मास्टर्स की बात है, उनकी यूनिफॉर्म किंग माओ पहाड़ जैसी ही थी। छोटी आस्तीन, लंबी पैंट, बेल्ट, लेग रैपिंग्स और हरे बांस के जूते। फर्क सिर्फ इतना था कि कुछ लोग लेग रैपिंग्स के लिए सोने की रस्सी का इस्तेमाल कर रहे थे। बेल्ट, कपड़े के कफ्स या पैंट, सब पर सोने का काम था। यह हुवांग जिन पहाड़ की पहचान थी। सदर्न बॉर्डर के क्लान्स की पोशाक लगभग एक जैसी ही थी, जबकि डेमोनिक गू मास्टर्स हर तरह के अजीब व गरीब कपड़े पहनते थे। फैंग युआन और बाइनिंग बिंग भीड़ में से गुजर रहे थे। वो पहले ही 3 से 4 जिन क्लैंसमैन से गाय और बकरी का दूध खरीद चुके थे। फैंग युआन ने सारे बोन स्पीयर गू को खिलाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद 2/3 बोन स्पीयर गू भूख से मर चुके थे। तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी इतनी बड़ी और लापरवाही भरी खरीदारी हमारी पहचान जाहिर कर देगी?
बाइनिंग बिंग ने अपना शक जाहिर किया। जब तक कोई भेस बदलता है, एक ना एक दिन वो जरूर पकड़ा जाएगा। मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास बहुत बड़ी कमी है। फैंग युआन ने बाइनिंग बिंग पर एक नजर डाली और कहा। बाइनिंग बिंग ने ठंडी सांस भरी। वो जानती थी कि उसकी कमी क्या थी, उसका जेंडर। यहां तक कि उस गांव की बुढ़िया ने भी ये पहचान लिया था। औरतों और मर्दों में शारीरिक फर्क होते हैं, इसे छिपाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक खास गुवर्म चाहिए जो बाइनिंग बिंग के पास नहीं था। इसलिए भले ही वो ढीले कपड़े पहने, अपना चेहरा एक स्ट्रॉ हट से ढके, अपने शरीर पर राख मेल और अपनी छाती बांधे, उसका जेंडर समय के साथ जरूर जाहिर हो जाएगा। फैंग युआन ने आगे कहा, तो सच को छिपाने से बेहतर है कि हम खुद ही कुछ बातें जाहिर कर दें और दूसरों को चैन से रहने दें, ये सोचते हुए कि उन्होंने हमें समझ लिया है और सिचुएशन उनके कंट्रोल में है। खुद को जाहिर करना हमेशा बुरी बात नहीं होती। इंसान को भरोसा तभी मिलता है जब वो अपनी पहचान जाहिर करते हैं। फैंग युआन अपने पत्ते खुद नहीं खोल सकता था, ऐसा करना बहुत अननेचुरल होता और उनके पहले के बर्ताव से मेल नहीं खाता। सिर्फ जब दूसरी पार्टी को पता चलता और वो जांच पड़ताल करते, तभी फैंग युआन मौके का फायदा उठाकर कुछ बातें आसानी से जाहिर कर सकता था। बाइनिंग बिंग समझ गई, तो तुम जानबूझकर उनके पता लगाने का इंतजार कर रहे हो ताकि तुम रिस्पॉन्ड कर सको। आखिरकार तुम होशियार हो ही गई। HMPH। लेकिन 3 दिन गुजर गए और फैंग युआन जिस रिस्पांस और जांच पड़ताल की उम्मीद कर रहा था, वो अभी तक नहीं आई। बाइनिंग बिंग को आखिरकार फैंग युआन पर तंज कसने का मौका मिल ही गया, तो तुमसे भी गलतियां होती हैं। फैंग युआन ने गुस्से में सोचा। मेन जांगजू के एक्सप्रेशन और तरीके से समझ गया था कि उसी हम पर शक हो गया है। उसने इस मामले को ज्यादा गहराई से नहीं लिया और खुद को रोका, शायद इसलिए क्योंकि रास्ते में कभी भी खतरा हो सकता था। लेकिन अब जब कारवां जिन क्लैन पहुंच गया है, सिचुएशन काफी सेफ है और उसी अपनी जांच पड़ताल शुरू कर देनी चाहिए थी। जब तक कि शैंग शिनसियाई की छवि फैंग युआन के दिमाग में उभरी। वकाई होशियार और हिम्मत वाली भी। ज्यादातर चांस है कि उसी ने जांगजू को रोका होगा। ये थोड़ा अजीब है, लगता है ज्यादा होशियार होना भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। फैंग युआन ने एक आह भरी। शैंग शिनसियाई की नरमाहट और दयालुता ने यूएस पर एक गहरा असर छोड़ा था, जिसकी वजह से उसने इस लड़की की होशियारी को थोड़ा कम आंक लिया था। शैंग शिनसियाई फैंग युआन के साथ होशियार लोगों के बीच की एक आपसी समझ तक पहुंचना चाहती थी। वो साफ तौर पर अनजान बनने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फैंग युआन का मकसद कुछ और था और ये समझ की परत एक रुकावट बन गई थी। जब ऐसा ही है, तो निहाय पहल कर लेता हूं। फैंग युआन ने आह भरी और शांग शिनसियाई को ढूंढने चला गया। तुम मेरे साथ एक पार्टनरशिप करना चाहते हो? एक टेंट के अंदर शांग शिनसियाई और जांगजू के चेहरों पर हैरानी के भाव जब फैंग युआन ने अपने इरादे जाहिर किए। वो दोनों इन दोनों को ढूंढने नहीं गए थे, बल्कि ये दोनों खुद उनके दरवाजे पर आ गए। ये उस नौजवान लड़की की उम्मीदों से थोड़ा परे था। जांगजू का दिमाग हिल गया। आखिरकार तुमने अपना असली रंग दिखा ही दिया। पार्टनरशिप, HMPH। लेडी जांग, ये कहते हुए मुझे थोड़ी शर्म आ रही है, लेकिन हमें प्राइमेवल स्टोन्स की जरूरत है और मैं खुद को मर्चेंट्स के मामले में थोड़ा जानकार समझता हूं। मैं आपसे सामान का एक बैच उधार लेना चाहता हूं, और जो भी मुनाफा होगा उसी हम आधा आधा बांट लेंगे, कैसा रहेगा? फैंग युआन ने हल्का सा झुककर कहा, ना तो वो गुलाम लग रहा था और ना हायाकड़ में। तुम्हारे पास एक भी प्राइमेवल स्टोन नहीं है और तुम बिल्कुल कंगाल हो, फिर भी तुम अंडा देने वाली मुर्गी उधार मांगना चाहते हो? तुम कुछ ज्यादा हाई ओवर कॉन्फिडेंट हो। जांगजू की नजरों में एक ठंडी चमक थी। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम जरूर मुनाफा कमाओगे? और किस बेसिस पर तुम सोचते हो कि हमारा जांग क्लैन तुम्हें सामान उधार देगा? बिजनेस में मुनाफा और नुकसान तो होता ही रहता है। मैं भी मुनाफे की गारंटी नहीं दे सकता। जहां तक आपके दूसरे सवाल का जवाब है, मुझे लगता है लेडी जांग एक अच्छी इंसान है और मुझे सामान उधार दे देंगी, है ना? आप मेरी वजह पूछना चाहती थी। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि ये एक फीलिंग है। अगर ये फीलिंग गलत है, तो प्लीज इस मामले को कभी हुआ ही मत समझिएगा। फैंग युआन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसका एक कान कम था और उसका पूरा शरीर जले के निशानों से भरा था, जिससे मुस्कुराते हुए वो और भी डरावना लग रहा था। लेकिन शांग शिनसियाई ने USEY देखा और उसमें एक तरह का कॉन्फिडेंस, दृढ़ निश्चय और एक सोची समझी प्लानिंग की चमक देखी। ये चमक एक अलग ही तरह का आकर्षण पैदा कर रही थी, जो उसकी बदसूरत शक्ल से परे थी। इंटरेस्टिंग, लगता है उसी भी हमारे शक का अंदाजा हो गया, इसलिए वो मेरे साथ एक आपसी समझ तक पहुंचना चाहता है। शांग शिनसियाई की निगाहें लगातार चमक रही थी। थोड़ी देर बाद
वो हंस पड़ी। इस तरह का फ्रैंक कम्युनिकेशन स्टाइल यूएसईवाई एक अजीब सी सुरक्षा और एक ताजगी का एहसास दिला रहा था। अगर तुम वहां ना होते तो एक चौथाई सामान भी नहीं बचता, वो सब फेईहू पहाड़ के बंदरों ने लूट लिया होता। जबकि तुम्हारा ये ख्याल है, मैं ये सारा सामान तुम्हारे हवाले करती हूं। उसने कहा। अगर गुलाम लड़की सियोडाई यहां होती तो शायद उसने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया होता। फैंग युआन ने कुछ देर के लिए हक्का बक्का रहने का एक्सप्रेशन दिया, फिर उसने झुककर शुक्रिया अदा किया। मिस यह। जब फैंग युआन टेंट से बाहर चला गया, जैंगजू और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाया। शैंग शिन सियाई एक बच्चे की तरह शरारत से एरंग मिचमिकाई। यह इंटरेस्टिंग नहीं है क्या? आपने सुना उसने अभी क्या कहा? उसने अभी बिजनेस शुरू भी नहीं किया, लेकिन पहले ही मुनाफा आधा आधा बांटने की बात कर रहा था। उसका लहजा ऐसा था जैसे मुनाफा तो पक्का है। HMPH, वो तो एक गवार है, उसमें कितना टैलेंट हो सकता है? जैंगजू ने नफरत से कहा, अगर बिजनेस टैलेंट की बात करें तो मिस से कौन मुकाबला कर सकता है? मुझे अभी भी याद है कैसे आपने सारी प्रॉपर्टीज को इतने सालों तक मैनेज किया और उन्हें बढ़ाया। अगर जैंग क्लैन के उन छोटे लोगों की जलन ना होती तो। ठीक है, अब पुरानी बातों का क्या फायदा? जबकि अंकल जैंगजू में टैलेंट पर भरोसा करते हैं, तो आपको मुझ पर भी विश्वास करना चाहिए। अगर ही तू ये सारा सामान बर्बाद भी कर देता है तो भी मैं बिजनेस को शुरू से खड़ा कर सकती हूं, है ना? शैंग शिन सियाई ने कहा। बिल्कुल, जैंगजू ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। चैप्टर 243, खुद चलकर आए फायदे। इतना सारा सामान है, ये सस्ता नहीं होगा। इसके लिए कम से कम 50,000 प्राइमेवल स्टोन्स लगेंगे। जिन क्लैन का गू मास्टर फैंग युआन को शक की निगाह से देख रहा था। शैंग शिन सियाई से मंजूरी मिलने के बाद फैंग युआन ने तुरंत कुछ जिन क्लैन के गू मास्टर्स को ढूंढा, ये छठा था। मेरे पास प्राइमेवल स्टोन्स नहीं हैं। फैंग युआन ने सर हिलाया। लेकिन मैं अपने सामान के बदले तुम्हारा सामान ले सकता हूं। एक्सचेंज? गू मास्टर की भौहें उठ गईं। उसी हैरानी नहीं हुई क्योंकि सामान के बदले सामान लेना आम बात थी, खासकर कारवां में। उसके लिए सामान के बदले सामान लेने में कोई नुकसान नहीं था जब तक कीमत लगभग बराबर हो। तुम एक्सचेंज में क्या दोगे? फैंग युआन यूएसईवाई तुरंत सामान के पास ले गया। जिन क्लैन के गू मास्टर ने तेवर चढ़ाए, तुम्हारा सामान मेरे सामान से सस्ता है। लेकिन तुम इस हुआंग जिन पहाड़ पर इसके लिए अच्छी कीमत पा सकते हो। मैं गलत कह रहा हूं क्या? फैंग युआन हौसा। जिन क्लैन के गू मास्टर ने और भी ज्यादा तेवर चढ़ाए, अगर कीमत बहुत ज्यादा राखी तो हम इसे बेच नहीं पाएंगे। तो धीरे धीरे बेचना, आखिरकार बिक ही जाएगा। जब सामान रेयर होता है तो महंगा बिकता है, तब तुम घर बैठे बैठे अपनी कमाई गिनोगे। फैंग युआन मुस्कराया। गू मास्टर हंस पड़ा। उसने इतनी बातें सिर्फ कीमत कम करवाने के लिए की थी। उसका दिल तो कब का मान चुका था। तुम काफी अच्छे हो। एक मोर्टल होकर भी, ना तो तुम में घमंड है और ना ही तुम झुकते हो। मेरे 3 स्टोर हैं, क्या तुम मेरे लिए काम करने में इंटरेस्टेड हो? मैं तुम्हें शॉपकीपर की पोजीशन दे सकता हूं। तुम्हारी सैलरी पर भी बात की जा सकती है। गू मास्टर ने फैंग युआन के कंधे थपथपाए। फैंग युआन ने तहजीब से माना कर दिया। गू मास्टर को थोड़ा अफसोस हुआ। ही तुमने ये क्या किया? ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद सियोडाई गुस्से से भरे चेहरे के साथ दौड़ती हुई आई। तुमने सारा सामान एक्सचेंज कर दिया? तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। सियोडाई ने गुस्से में अपना पैर पटका। क्या तुम्हें पता है ये सामान मिसी ने बहुत सोच समझ कर चुना था। जब हम इन्हें शांग क्लैन सिटी ले जाएंगे तो हम इन्हें दोगुनी कीमत पर बेच सकते हैं। जल्दी करो, इन्हें वापस एक्सचेंज करके लाओ। फैंग युआन का एक्सप्रेशन ठंडा हो गया। तुम्हारी मिसी ने सारा सामान मुझे उधार दे दिया है, इसका मतलब ये सब मेरा है। HMPH, मैं अपने सामान के साथ जो मर्जी करूं, कोई प्रॉब्लम है? फैंग युआन की नजर सियोडाई पर पड़ी। उसकी इल्म में एक ठंडी चमक थी। सियोडाई को तुरंत एक ऐसी ठंडक महसूस हुई जिससे उसका दिल कांप गया। फैंग युआन ने थोड़ा और खुलने का फैसला किया था और इसलिए सियोडाई के खिलाफ ऐसा सख्त रवैया अपनाया। सियोडाई हमेशा से हाजिर जवाब और बोलने में तेज थी, लेकिन अब एक ठंडा सा एहसास उसके दिल में उतर गया। तुम, मैं मिसी को बताऊंगी, बच के रहना। उसने अपनी अंदर की भावनाओं को छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी घबरा कर वहां से चली गई। उसकी रिपोर्ट से जाहिर है फैंग युआन पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जो गुलाम शांग शिन सियाई अपने साथ लाई थी, उनके मन में फैंग युआन के इस काम को लेकर बहुत से सवाल थे। कई लोग चुपके से चर्चा कर रहे थे, सोच रहे थे कि यही तो पागल हो गया है।
फैंग युआन इन सामान की कीमत जानता था और शांग शिनसियाई के बिजनेस टैलेंट को महसूस कर सकता था। लेकिन ये उसका पहली बार बिजनेस करने का मौका था। उसके पास टैलेंट था लेकिन अनुभव की बहुत कमी थी। बिजनेस सिर्फ सामान को मंजिल तक पहुंचना और कीमत के फर्क से मुनाफा कमाना नहीं होता। एक असली माहिर सौदागर रास्ते में भी कमाता है। अपनी तेज दूरदृष्टि का इस्तेमाल करके नए मौके तलाशता है, हर पहाड़ की खासियत के बारे में जानता है और हर क्लैन की ज़रूरतों को पूरा करता है। वो अपने आसपास के सभी लोगों से मुनाफा कमाते हुए नेटवर्क बनाता है। बेशक ये सारी शर्तें अभी की शांग शिनसियाई के लिए बहुत ज्यादा थी। वो अभी सिर्फ 16 साल की हुई थी। भले ही उसमें टैलेंट था, वो अभी भी एक नई नवेली लड़की थी। फैंग युआन ने अपनी पिछली जिंदगी में लगभग 100 साल व्यापार में बिताए थे। वो कैरावैन्स में शामिल हुआ और यहां तक कि एक लीडर भी बना। उसने अपनी खुद की दुकानें भी खोली, जिसमें पत्थरों का जुआ और नीलामी तक शामिल थी। जब अनुभव और दूरदृष्टि की बात आती तो कारवां के वो लीडर्स और वाइस लीडर्स फैंग युआन के आगे कहीं नहीं टिकते। अनुभवहीन शांग शिनसियाई की तो बात ही क्या। शांग लियांग पहाड़ अभी भी दूर है। अगर मैं इसे पूरे दिल से मैनिपुलेट करूं तो मैं इन सामान की कीमत कम से कम 7 से 8 गुना बढ़ा सकता हूं। ये मुनाफा मार्जिन डरावना था। इससे ज्यादा बढ़ाना फैंग युआन के बस में भी नहीं था। असली हालत को देखते हुए 7 से 8 गुना इस दुनिया की हद थी। हाँ, अगर मैं गलत तरीके इस्तेमाल करूं तो 7 या 8 ही नहीं, मैं इसे आसानी से 70 या 80 गुना तक बढ़ा सकता हूं। ऐसा सोचते हुए फैंग युआन को अर्थ पर की एक कविता याद आ गई। कानून मानकर जीने वाले चिंता में रहते हैं, डाकू हर रात मौज करते हैं, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपना भला करते हैं वो घोड़े पर सवार होते हैं, जबकि जो नेक और ईमानदार होते हैं वो भूखे मरते हैं। जो पुल बनाते हैं और सड़कें ठीक करते हैं अंधे हो जाते हैं, जबकि जो खून करते हैं और आग लगाते हैं उनके कई बच्चे होते हैं। जब मैं मारा, मैंने बुद्ध से पूछा। बुद्ध ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता था। हाँ, तथाकथित सिस्टम और कानून आम जनता को लूटने और कमजोरों को सीमित करने के लिए था। चाहे कोई भी दुनिया हो, जंगल का कानून ही चलता है। इसलिए यहां तक कि कानून से चलने वाले युग में भी अनगिनत अमीर और प्रभावशाली लोगों ने कानून में कमियां ढूंढ ली और कानून के फैसले से बच गए। इस गुद दुनिया की तो बात ही क्या, जहां ताकत ही प्रभाव डालने के लिए सब कुछ थी। फैंग युआन की पिछली जिंदगी में उसने एक बार पूरे दिल से बिजनेस किया था। उसके पास लाखों की संपत्ति और अनगिनत प्रॉपर्टीज थी। लेकिन बाद में कुछ एक्सपर्ट्स ने आकर उसकी सारी दौलत हड़प ली, जिससे वो कंगाल हो गया और सड़कों पर आ गया। अपनी जिंदगी के अगले 400 सालों में जब भी वो इस बारे में सोचता, उसी बेहद खुशी होती थी कि उसी ऐसा अनुभव मिला। दर्द से ही इंसान सच सीखता है। ठीक इसी अनुभव के कारण वो अपने भ्रम से जागा और उन बंधनों से आजाद हुआ जो उसी अर्थ के कानून व्यवस्था वाले समाज में बांधे हुए थे। इंसान अक्सर सामने के नज़ारे से नहीं, बल्कि अपने दिल की जंजीरों से अंधा हो जाता है। फैंग युआन के लिए अगर वो बिजनेस के नैतिक नियमों का पालन करता और एक सही बिजनेसमैन बनता तो वो सिर्फ 7 से 8 गुना मुनाफा कमा सकता था। लेकिन अगर वो कुछ गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल करता, एक बेईमान सौदागर बन जाता, तो वो 10 गुना से ज्यादा मुनाफा कमा सकता था। अगर वो अपना पोजीशन छोड़ देता और झूठ बोलकर धोखा देता, एक बेईमान व्यापारी बन जाता, तो वो कई गुना मुनाफा कमा सकता था। अगर वो सीधे मारकाट करके लूटपाट करता तो उसी पूंजी की भी जरूरत नहीं पड़ती। बिना पूंजी लगाए बिजनेस हमेशा सबसे ज्यादा मुनाफे वाला होता है। लेकिन फैंग युआन का अब बिजनेस करने का मकसद कुछ और था। इसलिए नियमों को तोड़ने वाले तरीके इस्तेमाल नहीं किए जा सकते थे और इससे उसी थोड़ा बंधन महसूस हो रहा था। लेकिन कारवां के निकलने से एक रात पहले एक जिन क्लैन का गू मास्टर चुपके से उसके पास आया। एक सीक्रेट डील है, इंटरेस्टेड हो? ये गू मास्टर यूएनएचआई में से एक था जिन्होंने पहले फैंग युआन के साथ सौदा किया था। फैंग युआन ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ मिनट्स बाद उसने अपने विचार बदल लिए। तुम कह रहे हो कोई जिंजान ग्रास बेचना चाहता है? वो बेहद हैरान था। उसी लगा शायद उसने गलत सुना है। जिन क्लैन के लिए जिंजान ग्रास को किसी और चीज से रिप्लेस नहीं किया जा सकता था। ये एक महत्वपूर्ण युद्ध संसाधन था। ठीक इसलिए क्योंकि इसे एक रिफाइनमेंट मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। जिन क्लैन बड़ी संख्या में गोल्डन सिल्कवर्म गू बना सकता था। लेकिन अब कोई इसे बेचना चाहता था। फैंग युआन की यादों में ये इसलिए था क्योंकि जिन क्लैन के पास रैंक 3 गोल्डन सिल्कवर्म गू की बड़ी संख्या थी कि उनकी लड़ाई की ताकत तेजी से बढ़ी, जिससे उन्होंने हुआंग क्लैन को खत्म कर दिया और उस इलाके के कंट्रोलर बन गए। रुको एक मिनट, हुआंग क्लैन अभी भी मौजूद है। इसका मतलब जिन क्लैन ने अभी तक गोल्डन सिल्कवर्म गू के लिए रेसिपी पूरी तरह से तैयार नहीं की है?
ऐसा नहीं होना चाहिए। इस समय तक उनके पास कुछ एरीज तो होने ही चाहिए थे, वरना वो इतने बड़े पैमाने पर जिंजान ग्रास क्यों उगाते। फैंग युआन के विचार बिजली की तरह दौड़े। उसने जांच पड़ताल की। मेरा सामान का सौदा लगभग पूरा हो चुका है। जिंजान ग्रास एक अनपॉपुलर मटेरियल है, भले ही ये रेयर है, बहुत कम लोगों को इसकी जरूरत है। फैंग युआन को माना करते देख गू मास्टर घबरा गया। कीमत पर और बात हो सकती है, क्यों ना हम इस पर अच्छे से बात करें। फैंग युआन की निगाहें चमक उठी। ये देखकर कि दूसरी पार्टी बहुत बेचैन है, उसने कीमत कम करना शुरू कर दिया। एक जोरदार सौदेबाजी के बाद जिंजान ग्रास की कीमत एक भयानक हद तक कम कर दी गई थी। गू मास्टर का चेहरा पीला पड़ गया, उसका एक्सप्रेशन बैड रंग हो गया और उसका लहजा चिड़चिड़ा हो गया। तुम जीते, हम इसी कीमत पर राजी हैं, क्या हम अब डील पूरी कर सकते हैं? ये कीमत बहुत कम थी, यहां तक कि जिंजान ग्रास को उगाने की लागत से भी कम। अगर वो इसे बेचते तो ये सच में एक घाटे का सौदा था। जिन क्लैन का गू मास्टर ये जानता था और इसलिए उसका दिल रो रहा था। फैंग युआन भी जानता था कि यह हद है, लेकिन उसने फिर भी सर हिलाया। ये कीमत बहुत कम है, सच कहूं तो तुम्हारा रवैया मुझे थोड़ा अनिश्चित कर रहा है। जिन क्लैन का गू मास्टर तुरंत फट पड़ा। तुमने ही कीमत कम की थी, अब तुम्हें ही ये बहुत कम लग रही है? फैंग युआन ने कंधे उचकाए। तुमने पहले कहा था ये एक प्राइवेट ट्रांजैक्शन है, इसका कोई पक्का सबूत नहीं है। क्या होगा अगर तुम मुझे नकली सामान बेच दो? मेन टैब किसे ढूंढूंगा? देखो, कारवां कल निकल रहा है, तब तक अगर मुझे नुकसान भी हो गया तो मेरे पास छोड़कर जाने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। तुम्हारा शक जायज है। जिन क्लैन के गू मास्टर का गुस्सा शांत हुआ। सामान की चिंता मत करो, वो बिल्कुल असली है। सच कहूं तो ये हमारे यंग मास्टर चुपके से बेच रहे हैं। फैंग युआन की एड़ तेजी से चमकी। आखिरकार उसी कुछ काम की जानकारी मिली थी। उसने हैरान होने का नाटक किया। तुम्हारे यंग मास्टर ने इसे चुराया है? यह जिंजान ग्रास क्लैन लीडर की पसंदीदा वनस्पति है, उन्होंने जानबूझकर इसके 3 एकड़ उगाए हैं। लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे क्लैन लीडर का शौक अनोखा है। तो चिंता मत करो, जिंजान ग्रास कोई खास चीज नहीं है। बेटा अपने बाप की चीजें बेच रहा है, अगर पता भी चल गया तो उसी सिर्फ दांत पड़ेगी। गू मास्टर ने कहा। फैंग युआन तुरंत सब कुछ समझ गया। तो ये मामला था। जिन क्लैन पहले से हाई गोल्डन सिल्कवर्म गू के लिए रेसिपी ठीक करने की कोशिश कर रहा था। इस पॉइंट पर उन्हें एक मोटा मोटा आइडिया मिल चुका था और इसलिए वो 3 एकड़ जिंजान ग्रास उगा रहे थे। लेकिन हुआंग क्लैन का ध्यान भटकने के लिए ये जानकारी क्लैन के बड़े लोगों तक ही सीमित रखी गई थी, यहां तक कि यंग मास्टर को भी नहीं पता था। वो सिर्फ ये सोचता था कि ये घास शौक के लिए उगाई गई है। जिंजान ग्रास की बढ़ने की अवधि बहुत लंबी थी, उसी पकने में 4 साल लगते थे। उसकी यादों में जिन क्लैन ने 1 साल बाद हमला किया था। उन्होंने रैंक 3 गोल्डन सिल्कवर्म गू का इस्तेमाल किया था, जिसकी तेज हमला करने की ताकत थी, जिससे उन्होंने हुआंग क्लैन को खत्म किया और हुआंग जिन पहाड़ पर राज किया। अगर ये 3 एकड़ जिंजान ग्रास चली गई तो वो मार्केट में भी इतनी मात्रा में नहीं ढूंढ पाएंगे। फिर हुआंग क्लैन को खत्म करने के लिए जिन क्लैन को कुछ और साल बर्बाद करने पड़ेंगे। साफ था, यह जिंजान ग्रास एक खतरनाक चीज थी। अगर उसने इसे सच में खरीद लिया तो वो इस बड़े जिन क्लैन को उकसा रहा होगा। एक आम आदमी इससे दूर ही रहता, लेकिन फैंग युआन ने इसमें एक बड़ा मौका देखा। ये मुनाफा भले ही खतरनाक था, जबकि ये उसी दोनों हाथों से परोसा जा रहा था, तो वो इसे कैसे ठुकरा सकता था? सच कहूं तो भले हाई फैंग युआन के पास हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस था, उसी अभी भी प्राइमेवल स्टोन्स की जरूरत थी, और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी जिसकी उसी जरूरत थी। जब वो शांग क्लैन सिटी पहुंचेंगे, यूएसईवाई गू वॉर्म्स खरीदने होंगे और उसके लिए बहुत सारे प्राइमेवल स्टोन्स की जरूरत होगी। हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस के रोजाना के प्रोडक्शन पर निर्भर रहना मुश्किल और नाकाफी था। वो यंग मास्टर जरूर एक बिगड़ा हुआ है, उसी शायद क्लैन लीडर लाड प्यार करते हैं, लेकिन उसी हाल ही में पैसों की जरूरत है, इसलिए उसने जिंजान ग्रास पर नजर डाली। ही ऐसा सोचते हुए फैंग युआन हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर उसने ये मुनाफा ले लिया तो ये न सिर्फ गू वॉर्म्स खरीदने में मदद करेगा, बल्कि शांग शिनसियाई पर भी एक गहरा प्रभाव छोड़ेगा। ये तो एक तीर से 2 शिकार करने जैसा था। जिन क्लैन के गू मास्टर ने फैंग युआन की मुस्कान देखी और हंसा। तो तुम राजी हो? बिल्कुल। फैंग युआन ने यूएसईवाई देखा। एक बार ये सौदा हो गया तो ये आदमी जरूर मुसीबत में पड़ेगा। लेकिन उसकी मुसीबत से मेरा क्या लेना देना? फैंग युआन अब जो सोच रहा था वो ये था कि इस मुनाफे को कैसे निगले कि उसका गला ना चौक हो जाए।
चैप्टर 244 लगभग ब्लैकमेल। सुबह हो रही थी, पूरब से रोशनी की पहली किरणें फूट रही थी। रात की ठंडी हवा घास और पत्तों पर ओएस की बूंदों में बदल गई थी। जिन क्लैन का टेम्पररी मार्केट अब हटाया जा रहा था। टेंट पैक हो गए थे, गली के स्टॉल्स पर बीचे कार्पेट लपेट लिए गए थे और सामान थैलों में बैंड किया जा रहा था। जिन गांव में कई दिन रुकने के बाद कारवां अब निकलने की तैयारी कर रहा था। जहां तक व्यापारियों की बात है, चाहे उन्होंने कितना भी सामान बेचा या खरीदा हो, आखिर में उन्हें मुनाफा ही हो रहा था। इसलिए थके होने के बावजूद उनके चेहरों पर खुशी की मुस्कान थी। लेकिन सीओ डाई का चेहरा भयानक था। मिसी, मैंने अभी चेक किया, तूने लगभग सारा सामान एक्सचेंज कर दिया है। और जो सामान उसने बदले में लिया है, उसमें मैंने 3 गाड़ियां जिनजान ग्रास से भरी हुई देखी हैं। जिनजान ग्रास? शैंग शिन सियाई की लंबी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। सीओ डाई बेहद गुस्से में थी। उसने शांग शिन सियाई का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझ जैसी अनजान को भी पता है कि जिनजान ग्रास कितनी बेकार है, लेकिन उसने इतनी सारी खरीद ली है। मिसी, यही तो सीधे सीधे हमारी परेशानी बढ़ा रहा है। सीओ डाई, पहले शांत हो जाओ। शैंग शिन सियाई ने सीओ डाई के हाथ पर थपथपाया। उसने ये जिनजान ग्रास कल रात ही एक्सचेंज की होगी। मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन दूसरा सामान एक्सचेंज करने के पीछे उसकी कोई वजह जरूर होगी। जरा सोचो, एक मामूली इंसान होकर उसने ये सब किया, यही काफी अच्छी बात है। मिसी, आप उसकी तरफदारी क्यों कर रही हैं? मैं तो सिर्फ आपके बारे में सोच रही हूं। ये सामान पहले हमारा था, आप क्यों किसी को इसे बेकार में बर्बाद करने दे रही हैं? सबसे जरूरी बात, वो हमें इसका हर्जाना भी नहीं दे सकता। लॉर्ड जैंगजू, प्लीज मिसी को समझाइए। सीओ डाई ने मुंह फुला लिया। पास में खड़े जैंगजू ने एक आह भरी। मिस, सीओ डाई सही कह रही है। हमने उसी सामान उसी टेस्ट करने के लिए दिया था, लेकिन अब जब हमें नतीजे दिख ही रहे हैं, तो हम क्यों उसी इन्हें बर्बाद करने दे रहे हैं? हमें आपकी काबिलियत पर भरोसा है मिस, लेकिन अगर हम अपने नुकसान को कम कर सकते हैं, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे? इससे शांग क्लैन सिटी पहुंचने पर हमारी मुश्किलें भी कम होंगी। ये शैंग शिन सियाई बड़बड़ाई। वो अभी नौजवान थी, उसकी रूह में हिचकिचाहट के निशान दिखने लगे थे। पहले उसी लगा था कि फैंग युआन ने जो सामान एक्सचेंज किया है वो ठीक है, लेकिन यह जिनजान ग्रास, इतनी सारी जिनजान ग्रास के बदले सामान देना बहुत बड़ा घाटा था। जिनजान ग्रास को स्टोर करना आसान था, लेकिन उसी बेचना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि उसकी डिमांड ना के बराबर थी। इतना बड़ा स्टॉक जल्दी या देर से साथ जाएगा, और आखिर में उन्हें कीमत कम करके स्टॉक को डंप करना पड़ेगा, इसमें नुकसान होना तय था। एक्सक्यूज मी, क्या आप लेडी जैंग शिन सियाई हैं? ठीक तभी पसीने से तरबतर एक आधे उम्र का गू मास्टर चिंता में शांग शिन सियाई की तरफ दौड़ा। उसके बेल्ट पर लगे लोहे की प्लेट पर डू नंबर खुदा हुआ था, जो इस गू मास्टर का रैंक दिखा रहा था। शैंग शिन सियाई ने हल्की सी मुस्कान दी। हाँ मैं हूं, क्या मैं पूछ सकती हूं कि आप कौन हैं? आधे उम्र के आदमी ने हाथ जोड़े। मेन लॉर्ड क्लैन लीडर का पर्सनल गार्ड हूं, उनके हुक्म पर यहां एक मदद मांगने आया हूं। ओह, कहिए। लेडी जैंग ने कल रात जिनजान ग्रास का एक बड़ा बैच खरीदा होगा। पूरी कहानी यह है कि हमारे क्लैन लीडर को जिनजान ग्रास से बहुत लगाव है, और इसलिए उन्होंने शौक के लिए कुछ उगाया था, लेकिन यंग मास्टर ने चुपके से उन्हें उखाड़कर बेच दिया। ए फ्लैट, क्लैन लीडर ने यंग मास्टर को कैद कर दिया है, और वो जिनजान ग्रास को वापस खरीदना चाहते हैं। मैं आपसे दिल से गुजारिश करता हूं कि आप उन्हें हमें वापस बेच दें। ये गू मास्टर तहजीब से बात कर रहा था, लेकिन उस तहजीब में उसका मजबूत इरादा साफ था। मिस जैंगजू का चेहरा गंभीर हो गया जब उसने शांग शिन सियाई को इशारा किया। यह पर्सनल गार्ड जिन क्लैन के लीडर को रिप्रेजेंट कर रहा था, यह मामला बड़ा भी हो सकता था और छोटा भी, और अगर इसे ठीक से हैंडल ना किया गया तो गंभीर हो सकता था। शैंग शिन सियाई ने जैंगजू की तरफ देखा और सर हिलाकर इशारा किया कि वो समझ गई है। असल में मैं भी फूलों से प्यार करती हूं, और मैं माननीय क्लैन लीडर के शौक को समझ सकती हूं। हम जिनजान ग्रास को आपके माननीय क्लैन को सौंप देंगे, एक भी तिनका कम नहीं होगा। ऐसी समझदार लेडी को देखकर खुशी हुई। पर्सनल गार्ड गू मास्टर का चेहरा आरामदायक हो गया और हल्की सी मुस्कान आ गई। शैंग शिन सियाई ने आगे कहा, मेरा एक अधीनस्थ इस ट्रांजैक्शन का इंचार्ज था। DUSEY बुला लेती हूं। फैंग युआन पहले से ही यहां की गतिविधियों पर नजर रखे हुए था। ही तुम मुसीबत में पड़ गए हो। मिसी ने तुम्हें बुलाया है। सीओ डाई USEY बुलाने आई थी। फैंग युआन जल्द हाई पर्सनल गार्ड के सामने हाजिर हुआ और हाथ जोड़े। जिनजान ग्रास के ट्रांजैक्शन के लिए मैं जिम्मेदार था।
मैंने सुना है माननीय क्लैन लीडर उन्हें वापस खरीदना चाहते हैं। पर्सनल गार्ड नए आए शख्स को एक मामूली इंसान देखकर हैरान हुआ। उसके चेहरे पर तुरंत हल्की सी नफरत और घमंड आ गया। उसने एचएमपीएच किया, हाँ वही मामूली आदमी, तुम आराम से रहो। लॉर्ड क्लैन लीडर दयालु हैं और तुमसे 3 गाड़ियां जिंजान ग्रास वापस खरीदने के लिए 3000 प्राइमेवल स्टोन्स देने को तैयार हैं। इतना ज्यादा? सीओडे लाजवाब थी और उसकी ऊँह में खुशी झलक रही थी। जैंगजू ने भौहें चढ़ाईं और फिर धीरे धीरे शांत हो गया। 3000 प्राइमेवल स्टोन्स जिंजान ग्रास की मैक्सिमम मार्केट प्राइस होनी चाहिए और इससे जिन क्लैन लीडर की नीयत साफ दिख रही थी। लेकिन फैंग युआन ने सर हिलाया। जिंजान ग्रास बहुत कीमती है, उसी वापस खरीदने के लिए सिर्फ 3000 प्राइमेवल स्टोन्स, ये कुछ ईमानदारी वाली बात नहीं लग रही है ना? पर्सनल गार्ड ने तुरंत भौहें चढ़ाईं। क्या? मैं जो कीमत दे रहा हूं वो जिंजान ग्रास की मैक्सिमम मार्केट प्राइस से बहुत ज्यादा है। मामूली आदमी, तुमने इसे किस कीमत पर खरीदा था? फैंग युआन ने अपनी नाक रख दी। चलो खरीदने की कीमत पर बात नहीं करते, हम सब बिजनेसमैन हैं, जाहिर है हम सस्ते में खरीदेंगे और महंगे में बेचेंगे। 3000 प्राइमेवल स्टोन्स बहुत कम हैं, मैं नहीं बेच रहा। तुम? पर्सनल गार्ड ने दांत पीस लिए, आखिर में 5 उंगलियां दिखाते हुए, ठीक है, तो मैं 2000 और बढ़ा देता हूं, 5000 प्राइमेवल स्टोन्स। सीओडाई की ईर्ष्या हैरानी से फैल गई। उसका चेहरा उत्तेजना से लाल होने लगा जब उसने पर्सनल गार्ड की 5 फैली हुई उंगलियों को देखा। 5000 प्राइमेवल स्टोन्स? ये तुमने कहा है, तुम इससे मुकर नहीं सकते। वो खुशी से उछालने ही वाली थी। उसने सोचा नहीं था कि सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। फैंग युआन ने तो बड़ा मुनाफा कमा लिया। लेकिन फैंग युआन ने अभी भी सर हिला दिया। पर्सनल गार्ड का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने धमकी दी, मामूली आदमी, तुम्हें नहीं लगता तुम लालची हो रहे हो? ये जिंजान ग्रास पहले से ही हमारे क्लैन का सामान था। तुमने चुपके से इन्हें एक्सचेंज किया जो कि पहले से ही इजाजत नहीं है। तुम्हारे पास ट्रांजैक्शन का कोई सबूत भी नहीं है। मैं तो ये भी कह सकता हूं कि तुमने इन्हें चुपके से चुराया है। जैंगजू पर्सनल गार्ड के गुस्से से चूक गया। उसने फैंग युआन को देखा, बस बेच दो इसे। फैंग युआन हंसा, तुमने बेचा, मैंने खरीदा, ये आपसी सहमति थी। और तो और, तुम्हारे यंग मास्टर ने मुझे बेचा था। अगर तुम ये कहने पर तुले हो कि मैंने चुराया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जिन क्लैन इतना अमीर और ताकतवर है कि वो कमजोरों को दबा सकता है और हमारा सामान लूट सकता है। एचएमपीएच, सामान वही पड़ा है, जाकर ले क्यों नहीं लेते? बस जहां तक मुझे पता है, सिर्फ मैंने हाई जिंजान ग्रास नहीं खरीदी है। कई और लोगों का भी इसमें हिस्सा है। क्या जिन क्लैन उन सबका सामान भी छीनेगा? फैंग युआन ने पहले हाई इस सिचुएशन का अंदाजा लगा लिया था, इसलिए उसने कल रात सिर्फ एक बड़ा हिस्सा ही खरीदा था। बाकी जिंजान ग्रास असगू मास्टर ने दूसरों को बेच दी थी। तुम? पर्सनल गार्ड गुस्से में था, लेकिन फैंग युआन के इस खुलेआम ब्लैकमेल पर वो सिर्फ दांत पीस कर रह गया। उसने फैंग युआन की तरफ इशारा किया, तुम्हारे क्लैन ने सबसे ज्यादा खरीदा है, छोटे बदमाश, तुम मेरे लिए मुश्किल खड़ी करना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ एक सौदा करने की कोशिश कर रहा हूं। फैंग युआन ने हाथ जोड़े। एचएमपीएच, भूल जाओ। मैं 2000 और देता हूं, 7000 प्राइमेवल स्टोन्स। मामूली आदमी, तुमने जितनी भी जिंजान ग्रास खरीदी है सब ले आओ। पर्सनल गार्ड चिल्लाया, हे टू, बस बैगडू। बिजनेस करते वक्त हमें मिलनसारी का ध्यान रखना चाहिए। शैंग शिनसियाई इस दबाव को और बर्दाश्त नहीं कर सकी, जबकि मिस ने कह दिया है। फैंग युआन ने सर हिलाया और तुरंत बात बदल दी, तो मैं एक कदम पीछे ले लेता हूं। 8000 प्राइमेवल स्टोन्स और मेरे पास जितनी भी जिंजान ग्रास है, सब तुम्हारी। ये शब्द सुनते ही शांग शिनसियाई और बाकी सब हैरान रह गए। पर्सनल गार्ड होश में आया, अपने गुस्से को काबू ना कर पाते हुए, क्या? कमीन! लेकिन फैंग युआन के चेहरे पर मुस्कान थी। बिजनेस बिजनेस है, प्लीज गुस्सा मत कीजिए लॉर्ड गू मास्टर। असल में मैं तो इन्हें 10,000 प्राइमेवल स्टोन्स में बेचने का सोच रहा था। अगर लॉर्ड गू मास्टर फैसला नहीं कर सकते तो क्यों ना मुझे आपके माननीय क्लैन के क्लैन लीडर से बात करने दें? जरूरत नहीं। पर्सनल गार्ड ने अपना हाथ झटका और फैंग युआन को बेहद नफरत से देखा। तुम, एक मामूली आदमी, तुम्हारी क्या हैसियत है लॉर्ड क्लैन लीडर से मिलने की? जल्दी से सामान लाओ, दूसरों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। एचएमपीएच। उसके शब्दों का मतलब, कोई शक नहीं, यह था कि उसने फैंग युआन की बढ़ाई हुई कीमत मान ली थी। दोनों ने पाल भर में सौदा पूरा कर लिया। फैंग युआन ने उन्हें खरीदने के लिए 500 प्राइमेवल स्टोन्स भी इस्तेमाल नहीं किए थे, लेकिन सिर्फ एक रात में
जिनजान ग्रास 8000 प्राइमेवल स्टोन्स में बिक गई। मिस, यहाँ 2 संदूक हैं जो प्राइमेवल स्टोन से पूरे भरे हुए हैं। सीओडाई खुशी से झूम रही थी। उसने दर में पूरा ट्रांजैक्शन प्रोसेस देखा था, लेकिन अब जब उसने इन प्राइमेवल स्टोन्स को देखा, उसे लगा कि ये सब वर्थ इट था। यहां तक कि फैंग युआन के लिए उसकी नजर भी बदल गई। क्या तुम्हें पहले से पता था? ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो अंधे के हाथ बटेर लगने वाला मामला है। उसने फैंग युआन को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, सिर्फ 8000 प्राइमेवल स्टोन्स के लिए जिन क्लैन से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं है। जांगजू शुरू से ही भौहें सिकोड़े हुए था। उसने फैंग युआन को कुछ नाखुशी से देखा और चेतावनी दी, आगे से ऐसा रिस्क कभी मत लेना। फैंग युआन सिर्फ मुस्कुराया और शांग शिनसियाई की तरफ मुड़ा। हमारे पिछले कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मिस को इस 8000 प्राइमेवल स्टोन्स का आधा हिस्सा मिलेगा, और मैं मिस से दरख्वास्त करता हूं कि मेरे आधे हिस्से को भी आप अपने पास सुरक्षित रखें। ... सब ठीक हो गया? जिन क्लैन लीडर एक पहाड़ी पर खड़ा जाते हुए कारवां को देख रहा था। एक बुजुर्ग उसके पास खड़ा था और रिपोर्ट कर रहा था, हाँ क्लैन लीडर, हमने सारी जिनजान ग्रास वापस खरीद ली है। बस ये है कि जांग क्लैन सच में नफरत के काबिल है। उन्होंने सिचुएशन का फायदा उठाकर हमसे वसूली की। जिन क्लैन के लीडर की भौहें सिकुड़ गईं। ओह, बताओ। बुजुर्ग ने सारी बातें विस्तार से बताई। जिन क्लैन का लीडर मुस्कुराया, सिर्फ 8000 प्राइमेवल स्टोन्स हैं, परवाह करने की जरूरत नहीं। लेकिन वो जांग क्लैन की लेडी होशियार है। उसने सिचुएशन का अंदाजा लगाने के लिए एक मामूली गुलाम को आगे किया और ये पैसे कमा लिए। लॉर्ड क्लैन लीडर, क्या हो अगर इस जांग क्लैन को पहले से ही हमारे क्लैन के राज के बारे में पता हो और इसलिए उन्होंने इसका फायदा उठाकर वसूली की हो? हाँ, ज्यादा शक मत करो। अगर उन्हें जिनजान ग्रास की अहमियत का पता होता तो वो सिर्फ 8000 प्राइमेवल स्टोन्स क्यों वसूलते? वो सारा खरीद लेते या बेचने से ही माना कर देते। लेकिन हर एहतियात के लिए कुछ गु मास्टर्स को अन पर नजर रखने के लिए भेजो जब तक वो हुआंग जिन पहाड़ के इलाके से पूरी तरह बाहर ना निकल जाएं। ये पक्का करना कि कोई चुपके से हुआंग क्लैन के पास जाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसी वहीं मार डालना। ये कहते हुए क्लैन लीडर का मारने का इरादा चारों तरफ फैल गया। बुजुर्ग का दिमाग कांप गया। जैसा आपका हुक्म, लॉर्ड क्लैन लीडर। फैंग युआन ने हुआंग जिन पहाड़ पर पीछे मुड़कर देखा। उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। थोड़ी ही दूर एक गाड़ी में शांग शिनसियाई ने पर्दा उठाया और फैंग युआन की पीठ को देखा। उसकी खूबसूरत ईनों में रोशनी चमक रही थी। वो गहरी सोच में डूबी हुई थी। चैप्टर एंड।